नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि होंगे। तो देखते हैं आज होमवर्क सीरीज़ का फुल लेंथ टेस्ट था आज फर्स्ट। पिछले 9 दिनों में जो भी टेस्ट कराए गए थे होमवर्क सीरीज़ का, उसी का कुछ 80% क्वेश्चन जो है कि इसमें कंपाइल करके दिया गया है सर के द्वारा टेस्ट के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है आंसर। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता, चंद्रनगर में किलेबंदी की अनुमति नहीं दी थी? तो किसने नहीं दी थी? ये इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का एक और स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि अलीवर्दी खां ने यूरोपियों का जो तुलना है वो मधुमक्खियों से किया गया था, मतलब मधुमक्खी से वो किए थे। उनका कहना था कि यदि यूरोपियों को यदि उन्हें छोड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। ये किसका स्टेटमेंट था? अलीवर्दी खां का ये स्टेटमेंट था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को हुई थी। हाँ, ये घटना 20 जून 1756 को हुई थी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगला पॉइंट क्या है? इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। हाँ, सही है, दोनों ऑप्शन सही है इसका, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका अगर सही कालक्रम देखें तो पहला हो जाएगा शुजाउद्दीन, उसके बाद आया सरफराज, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद मीर कासिम आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो किसने किया था? ये हैदर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव का हत्या किया था जहांगीर ने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा तेग बहादुर का हत्या कराया था औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया था? किसने दिया था? ये दिया था बाजीराव प्रथम ने। इसको द्वितीय है क्या हुआ, उसको प्रथम कर दीजिएगा। तो बाजीराव प्रथम ने। चौथ में क्या होता था? 1/4 लगता था, और उसके बाद सरदेश मुखी में क्या होता था? 1/10 लगता था। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण की बात कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके बाद संधि हुई थी 12 अगस्त 1765, और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। और उसमें इस संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार गवर्नर बना के भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तमासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप जिसे कहते हैं, इसकी खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने की थी? तो इसका खोज किया था बर्थोलोमियो। किसने किया था? बर्थोलोमियो ने। अगर कोलंबस की बात करें, इन्होंने अमेरिका की खोज किया था। कब किया था? 1492 में। और फिर वास्को डी गामा की बात करें तो 1498 में इसने भारत में समुद्री मार्गों की खोज किया था। भारत पहुंचने के यूरोप से समुद्री मार्गों का खोज किया था। और ये उतरा था कहाँ पे? 17 मई को कालीकट। 17 मई को कहाँ उतरा था? कालीकट। और वहाँ के राजा शासक थे जमुड़ी, जिन्होंने इसका भव्य स्वागत किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पद जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की एक अधिकार दिया था? तो किसने दिया था? रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। मिलन करने के लिए देखते हैं। फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। उसके बाद जॉब चौनॉक कलकत्ता के संस्थापक थे। गिराल्ड डोंगियार बॉम्बे के संस्थापक थे। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ये हो जाएगा आंसर। तो फिर नेक्स्ट आते हैं। इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि समाप्त हुआ था? एक्सलो सेपल की संधि से। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, एक्सलो सेपल। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपको पेरिस की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ना, ये अनिर्णायक रहा था, कोई निर्णय नहीं हुआ था। उसके
प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। अगर हम इसमें देखें कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध में 3 संधि हुई थी, जिसमें उसका एक ट्रिक है याद करने का, ए पापे। ए से हो गया एक्स-लोसेबल की संधि, पा से हो गया पांडिचेरी की संधि फर्स्ट सेकंड, और थर्ड हो गया पेरिस की संधि। ए पापे, एक्स-लोसेबल, पांडिचेरी और पेरिस की संधि हो गया। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसका आंसर देख लिया आप लोग, 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 4-1-3-2। फिर आते हैं, कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? किन के बीच हुआ था? ये था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच, सी उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटना पर विचार करें। पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? नहीं, अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। ये युद्ध हुआ था अफगान और मराठों के बीच। अफगान से थे अहमद शाह अब्दाली और इधर था मराठा की तरफ से थे बालाजी बाजीराव, उसमें शासन कर रहे थे बालाजी बाजीराव शासन कर रहे थे। और इस युद्ध में जो इसका नेतृत्व कर रहा था वो था सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ, ठीक है। बढ़ते और दोनों मारा गया था। और इस युद्ध में जब वो मारे गए थे तो बालाजी बाजीराव को जो पेशवा थे उसको जो इसकी सूचना दी गई थी वो इस लाइन के थ्रू दिया गया था कि युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए। 2 मोती किसके लिए थे? सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ। युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए तथा बड़ी संख्या में धन और जन की हानि हुई। इस तरह का सूचना उनको बताया गया था और ये सहन नहीं कर पाए बालाजी बाजीराव इस हार को, और वो उनकी मृत्यु हो गई। और अगर इसमें पूछा जाए कि पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा काशीराज पंडित। क्या हो जाएगा? काशीराज पंडित ये प्रत्यक्षदर्शी थे, अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर देखते हैं फिर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? नहीं, ये गलत है। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी चतुर्थ कर्नाटक युद्ध में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के मिलकर षड्यंत्र रचा था? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, सिर्फ 3, केवल 3 सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं, गलत है, हैदर अली पराजित नहीं हुआ था। हैदर अली जीता था, जिससे अंग्रेज जो है इससे संधि करने के लिए रेडी हो गए थे। तो प्रथम संधि हुआ था इसके साथ। कौन सा संधि हुआ था? इसके साथ हुआ था, इसमें जो संधि हुई थी वो हुई थी मंदसौर की संधि। अगर मैसूर युद्ध की अगर बात करें तो इसका ट्रिक होता है ममंग संधि का ट्रिक होता है मंग श्री। ये हो जाएगा मंदसौर की संधि, ये हो जाएगी मंगलोर की संधि दूसरा, और तीसरा हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आगे देख लेते हैं इसमें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं, अंग्रेज पराजित हुए थे, जिसमें कि मंदसौर के संधि करने को रेडी हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था? हैदर अली ने अंग्रेजों को, नहीं, इसमें हैदर अली पराजित हुए थे। पहला में अंग्रेज पराजित हुए थे, दूसरा में हैदर अली पराजित हुए थे। तो और फिर तीसरा में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? नहीं, गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुए। तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा, चतुर्थ आंसर ये सही है। फिर बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? पहला क्या है? द्वैत शासन की नीति, लॉर्ड क्लाइव, सही है। सहायक संधि की नीति वेलेजली ने किया था। व्यापकता का सिद्धांत या नीति, ये डलहौजी ने। तो सब सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी? ये सही है। एक वर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया? नहीं, इसको 1924 में। कुछ बुक में लिखा हुआ है, जैसे कि अगर दृष्टि का कुछ बुक देखेंगे उसमें 1925 दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि एसएससी के क्वेश्चन अगर देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है, पूछा हुआ है, और उसका आंसर 1924 लिया गया है। तो ऑप्शन देख लेंगे, अगर ऑप्शन में 25 होगा 24 नहीं रहेगा तो 25 होगा, अगर 24 रहेगा तो 24 होगा। तो एग्जैक्ट आंसर दोनों रहेंगे तो 24 मानना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में 24 लिया गया और सर भी 24 बताए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पहला है अस्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस ने शुरू किया था? सही है, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। रेतवाड़ी, कैप्टन रीड एंड मुनरो। महलवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, सही है। अस्थायी बंदोबस्त जो था ये शुरू हुआ था 19% भूभाग पे
मालवाड़ी 30% भूभाग पे, और रेतवाड़ी जो था ये 50% भूभाग पे। ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे उस समय के ब्रिटिश भारत पे 19% ब्रिटिश भाग पे, 50% ब्रिटिश भाग पे और 30% भूभाग पे ये शासन मतलब कि ये व्यवस्था लागू था। तो बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का ए, बी का 2, सी का 3। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था? इकोनॉमिक ड्रेन, ये किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य सही है, सही है। क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है। चौथा बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? चौथा बड़ा राज्य हो जाएगा यूपी अपना। तो पहला क्या हुआ? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा यूपी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत, सही नहीं, तो ये गलत, तो ये गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है कवारती द्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, यानी कि पुदुचेरी का जो क्षेत्र है वो किस किस राज्य में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि पुदुचेरी किस किस राज्य में उसका जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट है फैला हुआ है, तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आ जाता है पुदुचेरी और कारिकाल, पुदुचेरी और कारिकाल। और केरल में आ जाता है माहे। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है यनम। क्या हो जाता है? यनम। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? तो इसमें से कौन सही है भारत के बारे में? तो देख लेते हैं, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वें स्थान पे है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है। स्थलमंडल का 2.4% करता है, सही है। अगर जनसंख्या की करें तो 17.5% जनसंख्या है भारत में विश्व का। और नेक्स्ट देखते हैं ऊपर क्या है पॉइंट, इसका तो बी सही आंसर। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं, ये 2 भाग में है, ऊपर मतलब शीतोष्ण है, नीचे है उष्णकटिबंध। और फिर नेक्स्ट है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ये गलत हो गया है 3। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। अगर हम 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें से कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है या साझा करता है? तो कौन सा हो जाएगा? पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, फिर गुजरात। अगर बात करें कि पाकिस्तान से सबसे लंबा सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, तो हो जाएगा राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं, क्या नहीं है? तो हिमालय की पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पुराना भूखंड जो है भारत का अरावली होता है, अरावली। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भाग, अगर हम प्रायद्वीपीय की बात करें, अगर द्वीप कहें तो द्वीप कहा जाता है जो चारों बगल पानी से घिरा हो, द्वीप किसको कहेंगे? जो चारों ओर पानी से घिरा हो, जल से घिरा हो। और बात रही प्रायद्वीपीय की, तो प्रायद्वीपीय 3 तरफ से जल से घिरा है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। ये इधर जल है, इधर जल है, इधर हो गया आपको, इधर हो गया अरब सागर, इधर हो गया अरब सागर, इधर हो गया हिंद महासागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, 3 तरफ ये जल से घिरा हुआ है, इसलिए उसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमिकीय समूह किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में अगर कोयला पाया जाता है किस क्षेत्र में? तो गोंडवाना क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल जो स्थित है ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। अगर भारत का मैप देखें हम लोग ऐसे करके कुछ है, ऐसे करके भारत में, तो यहाँ पे है अरावली पर्वत और इसी के पश्चिम में स्थित है यहाँ पे थार डेजर्ट। और अगर पाकिस्तान में घुसें तो उसके डेजर्ट को कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अगील दर्रा, क्योंकि लद्दाख दर्रा से तिब्बत जाने का दो रास्ता है, एक चांगला पास, एक काराकोरम पास। ये अगील जो है ये लद्दाख में नहीं है, तो इसका आंसर यही रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सब सही है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान नहीं है, देखते हैं। ब्लू माउंटेन ये कहाँ है? मिजोरम में। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश। कालांग नदी असम। अबोर हिल्स, ये अबोर हिल्स मणिपुर जो दिया हुआ है ये गलत है, ये जो है असम में है अबोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबोर हिल्स जो है ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और असम में लोगों को पता है, अरुणाचल प्रदेश में ही है पूरी तरह अबोर। अगर हम सीरियली बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर तो इसमें आता है डाफला, मीरी और अबोर, ठीक ना। तो अबोर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, इसका आंसर गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। देखिए अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो घटती नहीं है, बढ़ती है, क्योंकि आप पहाड़ी का साइड देखेंगे नीचे अन्नामलाई की देख लें या फिर अनाईमुड़ी की देख लें, जैसे कि अनाईमुड़ी 2695 है, तो ऊपर देखेंगे तो जैसे महाबलेश्वर की पहाड़ी है तो वो सब जो है 1400 समथिंग है, तो देखेंगे ऊपर से नीचे आने पे, उत्तर से दक्षिण आने पे हाइट जो है बढ़ती है, घटती नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर, ये पहला लाइन जो है ये गलत है। उसके बाद सेकंड आता है, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में होती है। ये सही है। उसके बाद फिर आते हैं तीसरा, पश्चिमी घाट सतत है और उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जाता है। ये भी सही है। 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में। सही है। अगर क्या भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो उसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है? नारकोंडम। ये भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में। अगर प्रांत में बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा 1919 प्रांत में। अगर बात करें कि सीएजी का पद लाया गया था, ये भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही सीएजी का पद आया था और स्टेट ऑफ काउंसिल की स्थापना हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जनवरी 1947 की, यह आधार बनी थी देश विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में। और इसे पेश कब किया गया था? ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। फिर बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1895 में पहली बार स्वराज दल ही जो था ये विचार लाया था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो वो क्या है? प्रस्तावना और नीति निषेध तत्व इसमें दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये आधारित है कनाडा की प्रेरणा पे। किसकी प्रेरणा पे? शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति। इसमें महाभियोग लिया गया। और हम लोग PIL जो लगाते हैं किसी
मतलब किसी मतलब PIL जो कोर्ट में दाखिल किया था, तो वो PIL जो है वो भी USA से ही, USA का देन है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें, ये भी USA का देन है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वो सोवियत संघ, रूस का है, सोवियत संघ। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये जो है सोवियत संघ का देन है। फिर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? विभाजन के बाद कितने सदस्य बने थे? 299 सदस्य। कितने सदस्य बने थे? 299। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत जो है 1909 में किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था मिंटो ने। मिंटो जो थे ये गवर्नर थे भारत के, और मार्ले थे भारत के सचिव थे ब्रिटेन में। तो दोनों का मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है 1919 को। तो 1919 में ये सांप्रदायिक निर्वाचन लाने का श्रेय जाता है मार्ले मिंटो को। मिंटो उस समय गवर्नर थे भारत के, और मार्ले जो थे ब्रिटेन में भारत के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को दिया गया था? ये दिया गया था 15 अगस्त 1947 को। पूरी तरह भारत आजाद हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो कौन सी भाषा थी? ये भाषा थी तमिल। कब मिला था इनको? 2004 में। दूसरा कौन था? संस्कृत। 2004 में हो जाएगा ये। दूसरा हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत कब मिला था? 2005 में। 2005 में। फिर आया था कन्नड़ और मलयालम, ये भी है इसे भी शास्त्र। मलयालम। तो ये 4 तो था ही। इसके अलावा 2 और थे शुरू में जो मिला था, 2 और थे, तो दोनों से हो जाएंगे। एक उड़िया और दूसरा तेलुगु उड़िया। 4 यहाँ पे, और तेलुगु और उड़िया ओडी, ये दोनों भाषा को भी शास्त्रीय भाषा मिला हुआ है। प्रेजेंट में अगर बात करें कि कितनी भाषाएं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, 11 भाषा को टोटल अगर बोले तो 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। 6 पहले से था, 5 को और सरकार ने अनुमति दी है। तो उसमें से कौन कौन सा हो जाता है? अगर हम उसको ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करें तो इसका होगा आम, पपीता, बंगले में। अ से हो जाएगा असमिया को भी मिला हुआ है। मो से हो जाएगा मराठी, ये हो जाएगा असमिया। उसके बाद प से हो जाएगा प्राकृत। उसके बाद पी से हो जाएगा पाली, और इससे हो जाएगा बंगले से हो जाएगा बंगला। तो हो गया 1 2 3, असम 1, मराठी 2, प्राकृत 3, पाली 4 और बंगला 5। तो इस प्रकार कितने हो गए? 5 भाषा को जोड़ा गया। तो ये याद रखने का आसान ट्रिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? तो वो था कथकली। कौन सा? कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है, और कथक उत्तर भारत का है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। इसमें से है कि शांति निकेतन, होयसल के पवित्र मंदिर, रानी की वाव, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर। उपयुक्त में से कितनी संपत्ति को 2023 में शामिल किया था? 2023 में 2 को शामिल किया था, एक शांति निकेतन, एक होयसल। शांति निकेतन स्थित है वेस्ट बंगाल में, और होयसल स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा है जो विश्व धरोहर स्थल है? इसमें हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। अगर सलार जंग संग्रहालय पूछे कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना में हैदराबाद में मूसी नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो कावेरी बेसिन में अगर स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। ये जो है ये पढ़ते हैं कहाँ पे? ये पढ़ते हैं कावेरी बेसिन क्षेत्र में। कावेरी बेसिन कहने का मतलब हो गया कि जहाँ से कावेरी नदी बहती है उस एरिया क्षेत्र में थोड़ा सा दूर तक का उसके आसपास के बारे में बताया जा रहा है। और अगर बात करें 2 में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, बेसिन कृष्णा बेसिन में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और नागार्जुन की बात करें, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम।
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने में महत्व रखता है? तो ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2 का अवार्ड मिला हुआ है। और अगर बात करें कि पहला T/2 अवार्ड किसे मिला था, तो वो मिला था पीलीभीत उत्तर प्रदेश टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को। फिर बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? तो वो हो जाएगा नवीनतम, अगर बोले लेटेस्ट तो वो हो जाएगा गरबा। कब जोड़ा गया? दिसंबर 2023 में। और दुर्गा पूजा की बात करें तो ये 2021 में जोड़ा गया था। कुंभ मेला को 2017 में, कुंभ मेला भी चल रहा है तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुंभ मेला को यूनेस्को ने कब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचित किया था, तो वो हो जाएगा 2017 में, कुंभ मेला 2017 में। और छाव की बात करें तो ये हो जाएगा 2010 में। अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्री नृत्य किसे कहा जाता है, तो छौ को कहा जाता है, छौ को अर्थशास्त्री नृत्य कहा जाता है। ये मेनली उड़ीसा का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? शास्त्रीय भाषाओं में से कौन एक नहीं है? मगही नहीं है। अभी तो देखिए कन्नड़, उड़िया और मलयालम था, मगही नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति का नाम मंजूरी प्रदान किया है। सही है। चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड किया था उसका नाम रखा गया शिव शक्ति, स्टेशन शिव शक्ति। और दूसरा है कि प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 के दुर्घटना स्थल का नाम रखा है तिरंगा पॉइंट। ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या कर रहा है कि सत्य कथन का चयन, असत्य का चयन करते। असत्य हो जाएगा, किसमें करेंगे? असत्य कौन है? तो दोनों सही है, ना ही एक ना ही दो गलत होगा। ठीक है, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। बता रहा है कि ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? सूखा से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीयों को और अन्य देशों से विदेशी नागरिकों को निकलना। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा तुर्की और सीरिया, यानी कि ये गलत है। तुर्की और सीरिया इसका सही आंसर होगा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के लिए चलाया गया था, राहत कार्य के लिए। फिर आते हैं दूसरा पॉइंट, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना। सही है। ऑपरेशन इंद्रावती हेती में भारतीय नागरिकों को निकालना। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, एक था गलत था, उसका आंसर तुर्की और सीरिया होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मिशन दिव्यास्त्र, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ये सही है। मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण जो है उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। ये भी सही है। अगर पूछा जाए APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था, तो व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वां स्थान है। नहीं, ये 4था स्थान है, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में 4था और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे है। ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चबाहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सितवे बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया? तो किसने शुरू किया? फिलीपींस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किस 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? ये किया गया था भारत और उज्बेकिस्तान। डस्टलिक्स जो है किसके बीच किया गया था? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया। ये गलत है, ये फ्रांस नहीं होगा, ये रूस के साथ जो है डील हुआ है और वही उसी के दोनों थ्रू इसको बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, यह 3 चरण वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये 3 चरण वाली नहीं है, ये 2 चरण वाली है, तो ये भी गलत है। बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर से और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। नहीं, हाल में ही भारत सरकार जो है इसका जो है 350 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक रेंज बढ़ाने की बात चली। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया? तो कौन सा है? पारादीप। अगर बोला जाए कि
सबसे गहरा बंदरगाह प्राकृतिक रूप से कौन सा है? तो हो जाएगा उसका आंसर विशाखापट्टनम। ठीक, यहाँ का आंसर हो जाएगा पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, भारत 180 देशों में 159वां स्थान पर है, सही है। दूसरा, रिपोर्ट जो है ये जारी कौन करता है? विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है कि इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे तथा इटरिया इस सूची में सबसे नीचे में है, तो ये भी सही है तीसरा। तो इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा, 1, 2, 3। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अगर हम लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार की बात करें तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और पहला जो मिला था मोदी जी को, दूसरा मिला था आशा भोसले को, और अभी थर्ड दिया गया है, ये दिया गया अमिताभ बच्चन को। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चक्रवात रेमल जो है ये आया था पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ आया था? ये आया था पूर्वोत्तर भारत में। और रेमल चक्रवात का नामकरण है ये किसने दिया था? ये दिया था ओमान ने रखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 62 का। तीसरा नंबर, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम द्वितीय 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया DRDO के द्वारा। सेला सुरंग से संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह दुनिया का सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो कि 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये 13,000 फीट है, तो 13,400 या 500 समथिंग ऐसे कुछ है, तो इसमें लिखा गया 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है, तो ये सही है। फिर है कि इसका निर्माण जो है BRO द्वारा फिर पंजाब से किया गया है, तो इसका निर्माण जो है ना BRO ने ही किया है, तो ये दोनों ही सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये स्थित है तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। फिर बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 GMAX का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया नहीं, ये गलत है, ये किया गया था प्रशांत महासागर में। कहाँ किया गया था? प्रशांत महासागर में, तो ये गलत हो गया। और सेकंड है ये GMAX का 10वां संस्करण नहीं, ये GMAX का 8वां संस्करण है, तो ना ही एक सही होगा ना ही 2। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। 50वां जो G7 शिखर सम्मेलन है एक इटली में संपन्न हुआ, सही है। फिर दूसरा आते हैं G7 सदस्य में भारत मतलब सदस्यता मिला हुआ नहीं, ये गलत है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, सही है। भर्तृहरि महताब जो थे इस बार प्रोटेम स्पीकर थे। दूसरा है स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। तो सर जो बताए थे कि लगभग जो भी मतलब थे अध्यक्ष वो निर्विरोध ही चुने गए थे, इसका आंसर सर ने सही बताया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के क्लॉज 1 से शक्तियाँ प्राप्त करती है, नहीं, ये 95 के क्लॉज 1 से शक्ति प्राप्त करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है, मतलब 3 सही है, 3 1 2 3 होता है ना, तो 3 सही है, एक गलत हो गया इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है? ये कहाँ लिया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जुलाई 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये गलत हो गया पहला। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया, ये सही है, तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल जो चलाया गया था इसमें जो गोली लगाया जाता था तो उसके जो मतलब कारतूस बोलते हैं, तो उसको ना सील तोड़ने के लिए उस पर मुँह से सील तोड़ा जाता था, तो उसमें ना लगा होता था, कहा जाता था कि लगा उसमें लगाया गाय और सुअर के चर्बी का लेप लगाया गया।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील कौन है? वुलर झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में तैरता हुआ झील है। और फिर आते नेक्स्ट वन, अगर बोले क्या कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वो हो जाएगा लोकटक झील ही। पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी का झील पूर्वोत्तर भारत का लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, और शुरू हुआ था 1972 में। काम करना कब शुरू किया था? 1972 में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर इसमें से अगर हम पहले की बात करें परमाणु ऊर्जा में, तो नरोरा कहाँ स्थित है? नरोरा है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। राणा प्रताप राजस्थान में, और कल्पक्कम तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य का विधानसभा के आधे से बड़े आकार की हो सकती है नहीं। कितना तक हो सकता है? कोई भी परिषद जो है विधान परिषद जो है विधानसभा का 1/3 ही हो सकता है, और कम से कम बोले तो 40। और दूसरा पॉइंट क्या है? किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है नहीं, वो लोग खुद में से अध्यक्ष को चुनते हैं। तो इसका आंसर दोनों गलत हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड किया जाता है प्रोटीन को कहा जाता है। प्रोटीन जो है ये पाचन शुरू कहाँ से होता है? माउथ से शुरू होता है, अमाशय से, अमाशय से पाचन शुरू होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह पच जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में थी, जिसे डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिरिव्रज कहा जाता था। इसी को राजगीर प्रेजेंट में कहा जाता है। ठीक है, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। इसका कारण क्या था? कई नदियां जैसे गंगा, सोन, मगध से होकर बहती थी। सही है। मगध एक हिस्सा जो है ना जंगल से भरा हुआ था, ये भी सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क का खदान है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। फिर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? 74वां संशोधन द्वारा। कब किया था? 1992 में। लागू कब से हुआ था? 1993 से। फिर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो क्या हो जाएगा? 243 डी से अगर कहें तो दबे कुचले लोग को क्या चाहिए? तो आरक्षण चाहिए। तो इसलिए 243 का डी याद रखने का तरीका। सी से संरचना, तो पंचायत का संरचना 243 का सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फरवरी 2020 में नए प्रमुख बंदरगाह स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था? तो कौन था? ये था वधावन। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। माफ कीजिएगा, सर बताए थे 14 नंबर का है, ये हो जाएगा 13 नंबर का बंदरगाह। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं? ये हीरे जो है ये कुडप्पा चट्टान से प्राप्त होते हैं। गोंडवाना से कोयला प्राप्त होता है, धारवाड़ से खनिज प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला भंडार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुदुचेरी तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। सही है, भूरा कोयला पाया जाता है। भारत में लगभग 80% जो है कोयला भंडार बिटुमिनस और नॉन कुकिंग ग्रेड का है, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों को स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो है ये प्रतीक है मृत्यु का, जहाँ पर मरते हैं तो उसका मतलब स्तूप बनाया जाता है, बुद्ध धर्म में बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका लाभ देखें तो आवश्यक होने पर सभी लोग एवं सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा का उपलब्ध होना। सही है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुरक्षण सेवाओं तक नकदी रहित और कागज रहित अभियान, ये भी सही है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से ₹50 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा
उपलब्ध कराया जाना, ये गलत है। 50 नहीं 5 होगा, इसको काट दीजिए। पूर्व विद्यमान रोग इसमें शामिल नहीं है, ये गलत है। ये शामिल है, इसको 5 लग कर लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव से सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, सही है। दूसरा, कोशिका के अभाव में सजीव और शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक हैं। ये कोशिका की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अगर माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया है तो सही है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देता, सिर्फ लिखता कि कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक कौन है, तो वो हो जाता प्लास्टिड। ठीक, तो ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया है, तो ये सही है। ह्यूमन बॉडी में ये कोशिका का बड़ा अंगक होता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ये भी सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे, खाना पकता है पौधे का। फिर आते हैं गोल्जी को कोशिका अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ये भी सही है। ये पैकेजिंग कंट्रोल का काम करता है। इसको बॉडी में गोल्जी को जो है पुलिसमैन भी कहा जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक को कहा जाता है। आत्महत्या के लाइसोसोम कहता है। पेलेटकन कहा जाता है राइबोसोम को, ये आंसर गलत है। इसमें दिया है सफिरोसोम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्रिमल ग्रंथि का स्रावित करती है। लैक्रिमल ग्रंथि जो नहीं है आँख में पाया जाता है, जो कि आंसू स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होते हैं, तो इसमें क्या, लीवर। पीलिया में, जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर ग्रसित होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका पता, इसमें प्रयोग करते हैं सोडियम 24 का। रक्त में थक्का पता लगाने के लिए। कोवालसिस्टिक कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, और थायराइड के लिए आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, इसमें से रासायनिक अभिक्रिया किसमें संपन्न हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूध खट्टा होना, सही है। इसमें रासायनिक क्रिया हो रहा है, दूध खट्टा हो रहा है, फिर वापस दूध नहीं बना सकते हैं। उसके बाद मानव शरीर में भोजन का पाचन, भोजन पच रहा है, इसमें भी रासायनिक क्रिया। जल का उबलना, ये भौतिक क्रिया है, ये गलत है। फल का पकना रासायनिक क्रिया है, और ईंधन का जलना, ये भी रासायनिक क्रिया है। तो 1, 2, 4, 5, 3 गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे ऑक्सीकारक हैं। अधातु जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, सही है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। दोनों सही है, 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक खोली इकाई संबंधित है। खोली इकाई जो है वो ग्रहों के बीच की दूरी मापते हैं, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापते हैं, सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बाकी गलत है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था दो अलग अलग शाखाएं हैं, सही है, दो अलग अलग शाखाएं हैं। उसके बाद व्यष्टि हो गया, हाँ, दोनों अलग अलग शाखाएं। फिर आते हैं नेक्स्ट। अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, संबंधित हैं, दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनाम से संबोधित किया जाता है, ये संबोधित किया जाता है। भारत की भारतीय अर्थव्यवस्था सही है, विकासशील अर्थव्यवस्था सही है, अविकसित नहीं गलत है, अविकसित नहीं गलत है, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन हो गया, सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर अच्छा लगा हो, तो समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट टाइम से और बेहतर से लाने की कोशिश करूँगा, चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।